विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अकाउंट ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो तैयार करके आपको दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उसी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे। और हमने पीछे 1 से 5 प्रकरण तक के वीडियो आपको प्रस्तुत किए और आपने उसको तैयार भी किए होंगे। उसी आधार पर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रकरण 6 और प्रकरण 6 हमारा है सहायक बहियाँ। तो सहायक बहियों के अंदर हम सहायक बहियों के अर्थ, प्रकार, इनके लाभ और उसमें से खरीद बही, बिक्री बही और खरीद वापसी, बिक्री वापसी बही, इन सब का हम अभ्यास करेंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा है, इस वीडियो में हम सहायक बही के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको पीछे रोज नामचा और उसके पीछे प्रकरणों में आपको समझ में आ रहा है तो यह चैप्टर उन सबसे भी आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आपको हमेशा वीडियो को ध्यान से देख करके, समझ करके और फिर उसकी आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उसी आधार पर आपको गिनने का भी प्रयास करना चाहिए। वैसे मैं स्वाध्याय के प्रश्नों को आपको लगभग हल कराने का प्रयास करता हूँ और उसके बाद भी आप एग्जाम्पल्स वगैरह गिनेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो चलिए आज का हम इस वीडियो में प्रकरण 6 सहायक बहियाँ जो टॉपिक हमारा है, चैप्टर है, उसको हम आज अध्ययन करते हैं। और इसको थियरी और इसमें जो प्रश्न है खरीद बही और बिक्री बही, दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश करेंगे। इसमें मैंने 2 वीडियो को एक ही वीडियो में कन्वर्ट किया है। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। और इसके बाद इसका दूसरा वीडियो बनेगा जिसके अंदर कुछ इसके विशिष्ट सवाल होंगे, जिसके अंदर सभी बहियाँ एक साथ कैसे बनाई जाती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं प्रकरण 6 सहायक बहियाँ। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 नामा के मूल तत्व प्रकरण 6 सहायक बहियाँ सब्सिडरी बुक्स, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पहले हमने जर्नल, जिसको हम रोजनामचा कहते हैं, तो उसका हमने अध्ययन किया। और अब सहायक बहियाँ ये भी रोजनामचा के ही सब भाग हैं और कार्य को सरल बनाने के लिए सहायक बहियाँ तैयार की जाती हैं। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सहायक बही के बारे में। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। और इसके बारे में जानिए थोड़ा। एक ही प्रकार के बार बार होने वाले व्यवहार लिखने के लिए रोजनामचा बही की वर्गीकृत प्रविष्टियाँ, यानी रोजनामचा में जो लिखते हैं उसी को हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं अलग अलग प्रकार से। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सहायक बहियाँ। तो आप ये इस तरह से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद है सहायक बहियों को दैनिक बही, डे बुक्स के रूप में भी पहचानते हैं। उसके बाद अब देखते हैं सहायक बहियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब सहायक बहियों के प्रकार में पहला है रोकड़ बही, जिसको हम भाग 1 में सीखेंगे। तो रोकड़ बही, अथवा इसको हम कहते हैं रोकड़ रोजनामचा भी कहा जाता है। इसमें रोकड़ आवक और रोकड़ जावक का समावेश होता है और इसको हम सीखेंगे 3 प्रकार से। एक साधारण रोकड़ बही, जिसके अंदर केवल रकम का कॉलम बनाएंगे। दूसरा 2 खानों वाली रोकड़ बही, जिसमें रोकड़ बट्टा, रोकड़ बैंक, बैंक बट्टा, तो इस तरह से कोई भी 2 खाने होंगे। और तीसरा 3 खानों वाली रोकड़ बही, जिसमें 3 खाने बनेंगे, बट्टा, रोकड़ और बैंक। तो इसको हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, उस समय चर्चा करेंगे। तो इसको हम सहायक बही कहेंगे। तो सहायक बही का एक प्रकार है रोकड़ बही। दूसरा प्रकार है माल संबंधित सहायक बहियाँ, जो हम इस प्रकरण में सीखने जा रहे हैं वो। तो माल संबंधित सहायक बहियाँ हैं खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री बही, बिक्री वापसी बही। उसके बाद है तीसरा सहायक बही के प्रकार में हुंडी संबंधित सहायक बहियाँ, उनमें लेनी हुंडी बही और देनी हुंडी बही। उसके बाद आता है मुख्य रोजनामचा, चौथा प्रकार है। और ये जो रोजनामचा का ही स्वरूप है और इसमें आप देखिए उपरोक्त किसी भी सहायक बही में
नहीं समाविष्ट व्यवहार लिखने के लिए मुख्य रोजनामचा बनता है। तो इस तरह से सहायक बही के मुख्य प्रकार हमने 4 बताए इसके अंदर। और अब हम इस प्रकरण में जो सीखेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ साथ सहायक बही के लाभ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सहायक बही के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। पहला लाभ है कार्य का विभाजन। वैसे एक ही अकाउंटेंट अगर बनाए तो उसको रोजनामचा बनाना पड़ेगा, तो सारे व्यवहारों की जिम्मेदारी उस पर होगी, सारे व्यवहारों का लेखा करना। लेकिन अगर उसको हम ऐसे उपरोक्त 4 भागों में डिवाइड कर दें तो 4 व्यक्ति के द्वारा हम काम करा सकते हैं अथवा अलग अलग व्यक्ति के द्वारा हम काम करा सकते हैं। तो कार्य का विभाजन शक्य बनता है अगर हम सहायक बही का उपयोग करें तो। दूसरा है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के अंदर भी अलग अलग व्यक्तियों से हम अलग अलग काम करा सकते हैं। एक व्यक्ति माल संबंधी सहायक बहियों का संभाल रखे, एक व्यक्ति रोकड़ बही का संभाले, एक व्यक्ति हुंडी बही का संभाले। तो इस तरह से वो अलग अलग व्यक्तियों में हम काम बांट करके श्रम का विभाजन कर सकते हैं। और श्रम विभाजन से तो हमको पता है कितना लाभ होता है। तो उसी के भाग के रूप में जैसे ऑडिट कार्य में सरलता हो जाती है। अगर हिसाब चेक कराना हो तो एक ही हिसाब लेके नहीं बैठना है, अलग अलग बहियों को अलग अलग ढंग से चेक करके और ऑडिट कार्य यानी निरीक्षण कार्य, अकाउंटिंग का जो निरीक्षण होता है वो कार्य सरल बन सकता है। उसके बाद है हिसाब तैयार करने में सरलता। जब एक से अधिक लोग काम करेंगे तो काम करने में सरलता आएगी और वहाँ पर कोई समस्या भी नहीं उत्पन्न होगी और तालमेल से काम आसानी से बन जाएगा। और उसके बाद है समय की बचत। एक व्यक्ति उस काम को जितना समय लेगा उससे कम समय में 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति मिलकर के काम कर लेंगे, तो समय की बचत होगी। तो इस तरह से सहायक बही के लाभ हम बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है इसमें खरीद बही। अब हम क्या करेंगे इसमें हमको 4 बहियों के बारे में सीखना है। खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री बही, बिक्री वापसी बही। और इन बहियों के बारे में हम समझेंगे भी और इनके प्रश्न भी हम साथ साथ में हल करते जाएंगे। बहुत ही सरल चैप्टर है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि खरीद बही है क्या। परचेज बुक इसको कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें उधार खरीदे माल का लेखा होता है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, जित पॉइंट लिखे गए हैं ये पॉइंट जानना चाहिए आपको। तो उधार खरीदे माल का लेखा होता है। दूसरा है इसे जमा बही भी कहा जाता है। फिर रोकड़ खरीद या संपत्ति की खरीद के व्यवहार नहीं लिखे जाते। अगर मान लो संपूर्ण रोकड़ देकर खरीद लिया है, रोकड़ व्यवहार है, तो उसका लेखा यहाँ नहीं करना है हमको। या संपत्ति खरीदी गई है तो फिर उसका लेखा भी यहाँ नहीं करना है। अंशतः रोकड़ और साख का व्यवहार संपूर्ण साख का व्यवहार मानकर लिखा जाता है। जैसे मान लो 10,000 रुपये का माल खरीदा, उसमें से 2,000 चुका दिया, तो चुकाना कितना बाकी रहा? 8,000। लेकिन हम 8,000 नहीं बताएंगे, हम उसमें संपूर्ण साख गिन लेंगे। यानी कि वो माल हम कितने का मानेंगे? 10,000 का ही मानेंगे, भले हमने 2,000 चुका दिया है। तो इस तरह से अंशतः अगर भुगतान हुआ है तो उसको संपूर्ण साख गिनना है आपको। आगे सवाल गिनेंगे तो ध्यान में उसको आएगा। फिर माल की उधार खरीद की शुद्ध रकम लिखी जाती है। अब ये शुद्ध रकम है क्या? तो देखिए शुद्ध रकम बराबर खरीद कीमत माइनस व्यापारी पट्टा। जिस व्यवहार के अंदर व्यापारी पट्टा दिया हो तो उस व्यवहार में की रकम में से व्यापारी पट्टा घटा देंगे तो जो रकम बचेगी वो शुद्ध रकम होगी। हमने रोजनामचा पिछले चैप्टर में सीखा भी था कि व्यापारी पट्टा हमको उधार व्यवहार हो या नकद व्यवहार हो उसमें हम माइनस कर देते हैं, इसका लेखा हिसाबी बही में नहीं करते हैं। अब हम सीखते हैं साधारण खरीद बही। हमारे जो बुक के अंदर टॉपिक दिया है, चैप्टर दिया है, उसके अनुसार हम देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो खरीद बही साधारण पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 151 पर आपको सवाल दिया है, प्रश्न नंबर 4। और वो जो चौथा प्रश्न है वो प्रश्न है साधारण सहायक बही का। तो इसमें देखते हैं जरा हम इसको प्रश्न समझने के लिए। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है नीचे दिए गए व्यवहारों पर से श्री सुरेश की बही में खरीद बही तैयार करिए। तो आपको खरीद बही तैयार करना है। आपको खरीद बही का नियम इसमें आना चाहिए। तो खरीद बही में उधार खरीदी का व्यवहार होगा और दूसरा संपत्ति की खरीदी का लेखा नहीं होगा, संपूर्ण रोकड़ खरीदी का लेखा नहीं होगा। ये सब चीज़ें हमको जानना होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है 2015 अक्टूबर महीने का व्यवहार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका नमूना समझ लीजिए।
इसका नमूना इस तरह समझेंगे हम। तो यहाँ पर इसका हमने ये नमूना फॉर्मेट तैयार किया है। यहाँ पर देखिए, पहले तारीख आएगा कॉलम, और माल किससे खरीदेंगे हम? व्यापारी से। तो व्यापारी का नाम, जब भी खरीद भई आप बनाओगे तो हमेशा पहला कॉलम तारीख का होगा, दूसरा कॉलम व्यापारी का नाम आएगा, और तीसरे कॉलम में माल खरीदेंगे तो आएगा तो कौन सा बिल नंबर? आवक बिल नंबर। ऐसा आपको ध्यान रखना है। और तीसरा कॉलम खाता पृष्ठ नंबर, जैसे आप रोजनामचा में बनाते थे उस तरह से यहाँ भी कुछ लिखना नहीं है आपको, लेकिन कॉलम बनाना जरूरी है। और उसके बाद का कॉलम आएगा रकम, जिसमें हम व्यवहार की रकम लिखेंगे, मूल रकम। टाइटल देखिए, टाइटल में व्यापारी का नाम श्री लगा दिए, श्री सुरेश की खरीद बही, तो ये टाइटल हो गया। और इस तरह से आपको इसका फॉर्मेट तैयार करना है। तो आप देखिए फॉर्मेट भी आपके तैयार इस तरह से है। अब उसके बाद हम प्रश्न हल करते हैं, इसमें एक एक व्यवहार करके, तो उसको समझते हैं। तो देखो, इसमें अपनी किताब में देखेंगे पहला। तो देखिए 1 अक्टूबर को रुपया 10,000 का माल दीपक के पास से 1 मास की साख पर खरीदा। अब देखिए, साख पर खरीदा यानी कैसा व्यवहार है? उधार। और हमको पता है कि खरीद बही में उधार व्यवहार का ही लेखा होता है। तो यानी इस व्यवहार का लेखा हम करेंगे। 1 तारीख को हमारे व्यापारी का नाम क्या बताएंगे? दीपक। तो दीपक खाते, और माल कितने का है? 10,000 का। क्या कोई बट्टा है इसमें? नहीं है। तो माल की कीमत कितनी होगी? 10,000। तो ये देखिए यहाँ पर अक्टूबर 1, दीपक खाते, बिल नंबर नहीं दिया तो डैश कर दिया, खाता पृष्ठ में डैश, और माल की कीमत है 10,000। ये 10,000 हम लिख दिया। तो ये पहला व्यवहार हो गया। उसके बाद अब दूसरा व्यवहार देखिए। दूसरे व्यवहार में 3 तारीख को देखिए दिया है, 20,000 का माल सरदार स्टोर्स में से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, बिल नंबर 116। अब यहाँ बिल नंबर भी दिया है, और दूसरा हमको चेक कर लेना है कि व्यवहार रोकड़ तो नहीं है। तो ये व्यवहार रोकड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरदार स्टोर से खरीदा, और कैसे खरीदा, नकद या चेक दिया, ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए ये उधार व्यवहार है। अब देखिए दूसरा बट्टा भी इसमें दिया हुआ है। तो बट्टा गिनने के लिए 20,000 है, तो 20,000 का 10% हम माइनस करेंगे। यहाँ मैंने छोटी छोटी गणनाएं अलग से कर दी हैं, ताकि थोड़ा समझा सकूँ आपको मैं, और आप भी गिन सकते हैं इसको। देखिए ये 2 अक्टूबर को दिया है ना, 20,000, 10% यानी 20,000 का 10% निकाला तो कितना आया? 2,000 आया। तो अब 20,000 में से 2,000 माइनस कर दिया तो कितना का हुआ? 18,000। यानी इसके जो खरीदी हमारी हुई वो कितने की मानी जाएगी? 18,000। इसको कहेंगे शुद्ध रकम। शुद्ध रकम यानी व्यापारी बट्टा घटाने के बाद की रकम। तो 18,000 रुपये से व्यवहार दिखाया जाएगा। जब भी व्यापारी बट्टा हो तो आपको माइनस कर देना है, वो खास ध्यान रखना है, और इस तरह से बट्टा निकाल लेना है। जो मूल रकम है उसका परसेंट निकाल करके और उस पर से घटा लोगे तो आ जाएगा। तो इसका आपको 18,000 इसमें रकम बताना है। तो यहाँ पर हम रकम बताएंगे 18,000। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 3 तारीख, सरदार स्टोर्स खाते, बिल नंबर 116, और खाता पृष्ठ में डैश, और यहाँ पर शुद्ध रकम कितनी आई? 18,000, व्यापारी बट्टा घटाने के बाद की रकम। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया इसमें 7 तारीख को 18,000 का माल पंकज के पास से नकद खरीदा। ये देखिए, अब ये नकद खरीदा तो यहाँ पर नकद चुका दी गई है। तो आपने देखा इसका नियम है कि अगर व्यवहार संपूर्ण नकद हो तो उसका लेखा यहाँ नहीं करते हैं। तो हम इस व्यवहार का लेखा इसमें नहीं करेंगे, यानी 7 तारीख का इसमें लेखा नहीं होगा, क्योंकि ये रोकड़ या नकद व्यवहार है, इसलिए। आगे देखते हैं 15 तारीख, और इसमें आपको इसकी लिखना हो तो आप नीचे अलग से नोट लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें लेखा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 15 तारीख को राजेश को 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से भेजने का आदेश दिया। अब देखो आदेश दिया है, ये बिन आर्थिक व्यवहार है, हमने आगे से देखा था आर्थिक और बिन आर्थिक व्यवहार में। तो यहाँ पर व्यवहार हुआ नहीं, अभी आदेश दिया गया है, तो ये बिन आर्थिक व्यवहार है। तो ये 15 तारीख का व्यवहार का भी लेखा खरीद बही में नहीं होगा। 20 तारीख 16,000 का फर्नीचर व्यास फर्नीचर मार्ट में से 1 मास की साख पर खरीदा। अब देखिए ये व्यवहार साख उधार का है, खरीदी का भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 10,000 का माल दीपक से, तो जो हम माल का धंधा करते हैं, खरीदी बिक्री करते हैं, तो उसकी खरीदी बिक्री का लेखा यहाँ करेंगे। लेकिन यहाँ क्या खरीदा? देखिए फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या हो गया? संपत्ति, और संपत्ति का लेखा हमको इसमें नहीं करना है। तो यानी अब ये व्यवहार भी यहाँ नहीं करेंगे। तो ये व्यवहार सब कहाँ जाएंगे? ये व्यवहार जाएंगे मुख्य रोजनामचा में। जब आप बनाओगे, जिन व्यवहारों का लेखा सहायक बही में नहीं होता उनका लेखा मुख्य रोजनामचा में होता है। तो यानी हमको तो अभी हम क्या बना रहे हैं? खरीद बही। तो खरीद बही में इसका हम लेखा नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से 20 तारीख का व्यवहार का भी लेखा
खरीद बही में नहीं होगा, क्योंकि ये संपत्ति खरीदी का व्यवहार है, ये कारण हुआ इसका। अब देखिए 21 तारीख को राजेश ने आदेशानुसार माल भेज दिया और रेलवे नूर रुपया 1000 जोड़कर बिल नंबर 350 भेज दिया। तो अब यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, 1000 रेलवे नूर भी उसमें जोड़ना है। तो अब देखिए राजेश का वो आदेश क्या था, 20,000। तो राजेश को हमने आदेश दिया था कि 20,000 का माल भेजो 10% व्यापारी भट्टा से। तो अभी हमने यहाँ गणना किया था ऊपर वाले सवाल में 3 तारीख को, तो 20,000 का 10% किया था 2,000, और 20,000 में 2,000 गया तो कितना बचा, 18,000। तो यानी ये माल 18,000 का हुआ। तो 18,000 का माल हुआ तो राजेश ने उसको भेज दिया था, हमने खरीद लिया इसका मतलब, और उसमें 1,000 रेलवे नूर है, तो 18,000 में 1,000 जुड़ जाएगा। तो ये व्यवहार कितने का हो गया, 19,000 का हो गया, और बिल नंबर है 350। तो इस तरह से यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। देखिए राजेश खाते और माल की कीमत है कितना रुपया, 18,000 शुद्ध कीमत व्यापारी बट्टा घटा के, और उसमें हम इसके अंदर जोड़ेंगे रेलवे नूर का, प्लस कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे रेलवे नूर 1,000 इसमें ऐड कर देंगे, और अब ये हमारा व्यवहार हो गया 19,000 का, खर्च के साथ इसमें जोड़ दिया और बिल नंबर 350 यहाँ डैश कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आगे आपको दिया है 24 तारीख को 14,000 का माल 5% रोकड़ भट्टा से खरीदा। अब देखिए यहाँ पर किससे खरीदा गया है उसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये रोकड़ व्यवहार हो गया, और रोकड़ व्यवहार का लेखा हम इसमें नहीं करते हैं, तो 24 तारीख का व्यवहार नहीं होगा। 25 तारीख नीलेश के पास से 30,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा और आधी रकम तुरंत चेक से चुका दिया। अब समझिए, हमने ऊपर नियम में देखा कि अगर अंशतः रोकड़ व्यवहार हो और साख का व्यवहार हो, तो यहाँ देखिए आधा तो रोकड़ हो गया क्योंकि वो चेक दे रहा है, और आधा साख है, तो उसको हम क्या करेंगे, संपूर्ण साख का व्यवहार मानेंगे। यानी यहाँ हम आधी रकम माइनस नहीं करने वाले हैं, यहाँ पूरी रकम ध्यान में लेंगे। तो नीलेश के पास से खरीदी 30,000 और उसका 10% निकालेंगे 3,000 आएगा, तो 30,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो 27,000 का माल हुआ। इसकी गणना हमने यहाँ दर्शाया हुआ, देखिए आप देखना हो तो ये देखिए 25 तारीख को 30,000 का माल और 30,000 का 10% करेंगे व्यापारी भट्टा, यानी 3,000 हुआ, और 30,000 में 3,000 कितना बचा, 27,000। तो 27,000 का शुद्ध रकम उसका आया व्यापारी भट्टा घटाने के बाद। तो अब 27,000 का हम आधा नहीं करेंगे, भले उसने चुका दिया है, हमको संपूर्ण रकम साख गिनना है, पूरी रकम, तो 27,000 को ही ध्यान में लेंगे। तो अब इसके अंदर हम गिनेंगे 25 तारीख को नीलेश खाते, तो नीलेश खाते यहाँ पर रकम हो जाएगा व्यापारी भट्टा घटा करके 27,000 पूरी रकम, ये आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद अब अगला व्यवहार आता है, और वो व्यवहार है तारीख 26 का। 26 तारीख को चिराग के पास से 15,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से और 5% रोकड़ भट्टा से खरीदा। तो यहाँ पर देखिए व्यापारी भट्टा रोकड़ भट्टा से खरीदा ऐसा दिया है चिराग के पास से, और यहाँ दिया है रकम तुरंत चुका दिया। इसका मतलब ये कैसा व्यवहार हो गया, रोकड़ व्यवहार हो गया। तो रोकड़ व्यवहार हो गया तो उसका लेखा हम खरीद बही में नहीं करेंगे। अब 30 तारीख को नितिन के पास से 40,000 का माल खरीदा, बिल नंबर 151। अब यहाँ देखिए ये तो स्पष्ट दिख रहा साख का व्यवहार है, नितिन के पास से खरीदा गया है, चुकाने के बारे में कोई सूचना नहीं है, और दूसरा बिल नंबर 151 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका कोई बट्टा भी नहीं घटाना है, तो पूरी रकम से इसका व्यवहार कर देंगे, हम लिख देंगे इसको। तो 30 तारीख को यहाँ पर नितिन खाते, तो यहाँ पर नितिन खाते बिल नंबर 151 और माल की कीमत हो गई 40,000। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए समझ में आया आपको जितने भी व्यवहार आपने नियम से किए तो सारे व्यवहार यहाँ पर हमने समझा दिए इसके अंदर, और रकम लिख दिए। अब आपको अंतिम क्या करना है, टोटल कर लेना है। इनका कैलकुलेटर से हम इसका टोटल करेंगे पूरी रकम का, तो आएगा 1,14,000। 1,14,000 ये टोटल आ गया। इसको हम कुल कहेंगे या कुल उधार खरीदी कहेंगे। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको प्रश्न हल करना है, और इसको हमने बहुत ही जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया। आप व्यवस्थित समझेंगे तो आगे आपके प्रश्न बहुत जल्दी और आसानी से होंगे, जिसमें गलती भी नहीं आएगी। अब एक तो हुआ, एक बोलते साधी या साधारण खरीद बही बोलते हैं इसको, तो इसका इस तरह से कॉलम बनता है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं। अब आता है माल के प्रकार के अनुसार खानों वाली खरीद बही। अब यहाँ पर क्या होगा
कि व्यापारी एक से अधिक वस्तुओं का व्यापार करता होगा तो उसकी खरीद वही बनाना है आपको। तो जितने प्रकार की वस्तुएं होंगी उतने कॉलम आपको और तैयार करने पड़ेंगे। तो ये आपकी टाइटल आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। उसका सवाल देख लेते हैं पहले। तो हमारे किताब में प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स की बही में खानों वाली खरीद बही तैयार कीजिए। श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का धंधा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी वस्तु है, 3। टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। तो 3 आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। व्यापारी का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स है और 2015 का है और मई महीने का व्यवहार दिया हुआ है। तो पहले इसका हम जो है तैयार करेंगे, इसका परफॉर्मा कैसे बनेगा वो देखिए। ये देखिए यहाँ पर इसका परफॉर्मा। सबसे ऊपर व्यापारी का नाम लिखा हमने, श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स की खरीद बही। और उसके बाद पहला कॉलम जैसे हम बनाए थे तारीख का, दूसरा किससे माल खरीदेंगे, व्यापारी से, तो व्यापारी का नाम, माल आएगा, आवक बिल नंबर, खाता पेज नंबर। ये तो कॉमन हो गया। अब यहाँ चेंज हो गया, जो हमने एक रकम का कॉलम बनाया था ये, यहाँ पर ये रकम में अलग अलग वस्तुएं भी आएंगी। तो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उतनी वस्तु बना देना है आपको। और लास्ट में कुल, इस तरह से आपको कॉलम इसमें तैयार करना है। तो अब इसके अंदर से हम इसका व्यवहार कर देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर पहला व्यवहार देखिए अभी बुक में। 1 तारीख को श्री दया इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स के पास से 10 नंग टीवी 30,000 के भाव से, 5 नंग फ्रिज 15,000 के भाव से और 2 वॉशिंग मशीन 18,000 के भाव से खरीदे। साख का समय 1 मास, बिल नंबर 100। तो ये उधार व्यवहार है। तीनों वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। तो तीनों वस्तुएं खरीदेंगे तो अपने सिंपल गणना कर लेंगे। जैसे ये 30,000 का है तो एक टीवी का 30,000, तो 10 टीवी का गुणा कर देंगे, 30,000 गुणे 10, 3 लाख हो गया। एक फ्रिज का 15,000, तो 5 फ्रिज का 15,000 गुणे 5, 75,000 हो जाएगा। और उसी तरह से एक वॉशिंग मशीन का 18,000, तो 2 वॉशिंग मशीन का 18,000 गुणे 2, 36,000 हो गया। तो इस तरह से आप इसमें गणना करके आपको लिख देना है, यानी गुणा करके लिख देना है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम इसको लिखेंगे दया इलेक्ट्रॉनिक्स खाते 1 तारीख को। तो टीवी हमारे कितने हो गए, गुणा 30,000 गुणे 10, यानी कितना हुआ, 3 लाख। कैलकुलेटर में आप गिनती करके लिख देना है आपको, 3 लाख। फ्रिज 15,000 गुणे 5, एक फ्रिज 15,000 का है तो 5 फ्रिज लिया तो 75,000। और वॉशिंग मशीन हमारी एक 18,000 की है, 2 वॉशिंग मशीन लिया तो इसके लिए हमको कितना चुकाना पड़ेगा यहाँ पर, 36,000। ये देखिए तीनों वस्तुएं हमने लिख दिए। अब तीनों वस्तुओं का टोटल ले लेंगे तो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन मिला के हो जाएगा 4,11,000। 4,11,000। ये बहुत आसान है, खाली आप एक बार इसका खाता बना लेंगे फिर आप आराम से एंट्री लिखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। आगे व्यवहार देखते हैं। अगला व्यवहार है, श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में से 5 नंग टीवी 25,000, प्रति नंग 10 फ्रिज 16,000। तो यहाँ पर फ्रिज 10 16,000, तो 16,000 गुणे 10 यानी 1,60,000 हो जाएगा। और टीवी है 25,000 के भाव से 5 नंग, तो 25,000 गुणे 5, 1,25,000 हो जाएगा। और इसमें देखिए वॉशिंग मशीन नहीं है, 2 ही वस्तु खरीदा गया है। और भाव में क्या करना है आपको, यहाँ पर 10% व्यापारी भट्टा भी काटना है, वो ध्यान रखना है इसमें। बिल नंबर 151, आधी रकम तुरंत रोकड़ से चुका दिया। तो आधी रकम चुकाया है तो जैसे हमने देखा आगे कि हमको पूरी रकम का उसके अंदर एंट्री करना है, पूरी रकम से, आधी रकम से एंट्री नहीं करेंगे। तो इसमें व्यापारी भट्टा भी काटना है। तो देखिए इस तरह से गणना कर सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर मई 7 को तारक इलेक्ट्रॉनिक्स खाते, तो यहाँ पर देखिए ये हमने गिनती किया है 25,000, 5 टीवी 25,000 के भाव से 1,25,000 हुआ। और 1,25,000 का 10% टेट डिस्काउंट या व्यापारी भट्टा तो 12,500 आया, उसको हमने माइनस किया तो 1,12,500 की टीवी हुई, यानी व्यापारी भट्टा घटा के 1,12,500। तो टीवी में कितना लगेंगे, 1,12,500, ये टीवी हुआ। फिर देखिए फ्रिज कितना है, 16,000 और भाव है, और कितना फ्रिज है, 10,
तो उसके हिसाब से 1,60,000 हुआ। तो 1,60,000 रुपये की फ्रिज हुई, उसमें भी 10%, यानी आप जितनी वस्तुएं सब पर 10% इसमें बोला गया है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारी बट्टा घटाएंगे तो 1,60,000 का 10% 16,000 घटेगा, तो कितना बचेगा? 1,44,000। तो ये देखिए बचा 1,44,000। और वॉशिंग मशीन तो खरीदा नहीं है, तो वॉशिंग मशीन नहीं खरीदा तो यहाँ पर हम नील कर देंगे। और अब इस तरह से कुल टोटल करेंगे, इसमें हो जाएगा 2,56,500, 2,56,500। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह जो वस्तु खरीदा है उसमें व्यापारी बट्टा है, तो व्यापारी बट्टा घटा के बताना है आपको, बस यही करना है खाली। फिर आगे देखिए, उसके बाद आता है 12 तारीख को। 12 तारीख को यहाँ दिया हुआ है, श्री अम्बे साइकिल स्टोर्स में से 5,000 की साइकिल खरीदे। अब साइकिल क्या है? ये साधन या संपत्ति है, माल नहीं है। यानी ये ना तो टीवी है, ना तो फ्रिज है, और ना तो जो है वॉशिंग मशीन, हम उनका हिसाब कर रहे हैं, तो ये संपत्ति होने से लेखा नहीं होगा। 20 तारीख, श्री आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में से 5 फ्रिज 20,000 प्रति नंग, 10 वॉशिंग मशीन 15,000 प्रति नंग के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, 5% रोकड़ बट्टा से तुरंत रकम चुका दिया। अब यहाँ पर देखिए तुरंत रकम चुका दिया तो यानी रोकड़ व्यवहार हो गया, तो इस व्यवहार का भी लेखा हम नहीं करेंगे। 25 तारीख, श्रीमती बबीता को 20 नंग टीवी प्रति नंग 28,000 के भाव से और 6 नंग वॉशिंग मशीन 21,000 के भाव से भेजने का आदेश दिया। तो ऑर्डर है, बिन आर्थिक व्यवहार है, और बिन आर्थिक व्यवहार का लेखा भी हम नहीं, इसमें नहीं करेंगे। 31 तारीख, श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के पास से 5 नंग टीवी 30,000 के भाव से। तो यहाँ पर 5 नंग टीवी 30,000 के भाव से है, तो 30,000 गुणे 5 कर लेंगे, 1,50,000 हो जाएगा। और 5 वॉशिंग मशीन है, वो है 23,000 के भाव से। तो 23,000 के भाव से है तो 1,15,000 हो जाएगा वॉशिंग मशीन। और उसके बाद जो है यहाँ पर व्यापारी बट्टा 10, तो सब में 10% व्यापारी बट्टा गिनने पड़ेगा। बिल नंबर 123, देखते हैं इसको। 31 तारीख को, तो यहाँ पर 31 तारीख को श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स खाते, बिल नंबर 123। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम गिनेंगे इसमें टीवी है 30,000 और 5 नंग, 30,000 के भाव से 5 नंग टीवी है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1,50,000। बराबर, देखिए यहाँ पर ये 30,000 के भाव से 5 टीवी करेंगे तो 1,50,000 हुआ, 10% माइनस करेंगे तो 15,000 होगा, और 1,35,000 कीमत आएगी व्यापारी बट्टा घटा के शुद्ध कीमत, तो 1,35,000। तो इस तरह टीवी में कितना लिखेंगे? 1,35,000, 1,35,000। और उसके बाद इन्होंने फ्रिज तो खरीदा नहीं है, तो यहाँ फ्रिज में नील। अब वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन 23,000 के भाव से 5 खरीदा है, तो 1,15,000 हुआ। उसमें से 10% माइनस करेंगे तो 1,15,000 का 10% यानी 11,500 हुआ, और घटाकर कितना बचेगा? 1,03,500, 1,03,500 ये हो गया वॉशिंग मशीन। और इस तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ के कुल रकम आएगी 2,38,500, 2,38,500 दोनों मिला के ये रकम आई। और अब उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे हम पहले टीवी, तो टीवी में तीनों व्यवहारों में टीवी खरीदी गई है, तो इनका टोटल हो रहा है 5,47,500, 5,47,500। और उसके बाद है फ्रिज में 75,000 और 1,44,000 है, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे 2,19,000 हो जाएगा, 2,19,000। और उसके बाद है वॉशिंग मशीन 500 है, 1,39,500 हो जाएगा, 1,39,500। और उसके बाद कुल टोटल करेंगे तो कुल टोटल आएगा 9,06,000, 9,06,000। 1 2 3 रकम को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, और यहाँ भी देखिए 1 2 3 उनको जोड़ेंगे तो भी इतना आएगा। तो इस तरह से ये टोटल जो है दोनों साइड से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेटर से और आसानी से इसको जोड़ करके तैयार कर देना है। तो ये देखिए ये आपका हो गया वस्तु के खानों वाली खरीद बही कहते हैं इसको। इसमें 3 वस्तुएं थी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला व्यवहार हमारा सीखना है हमको, माल और खर्च के खानों वाली खरीद बही। अब यहाँ पर खर्च के खानों वाली खरीद बही बनाना है आपको। यहाँ वस्तु के खानों वाली थी, तो इसमें अलग अलग आपको खर्च दिए रहेंगे, तो उस तरह के रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें राजकोट के अभिषेक स्टोर्स की जो लोहे के व्यापारी हैं उनकी बही में खर्च के लेखा सहित की खरीद बही तैयार करिए। वह वसेक, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, वह जीएसटी, रेलवे नूर, मजदूरी जैसे खर्चों का लेखा करने के लिए अलग अलग खाने रखते हैं। कुल 12% वसेक है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर 12% कुल, यानी IGST 12% है। तो जैसे हमने जीएसटी में सीखा था, तो इसमें CGST और SGST केंद्र की और राज्य की दोनों 6% होगी, 6% और 6%। फिर आगे खरीद भी तैयार करना है, और निम्नलिखित व्यवहारों को की रकम वसेक का समावेश नहीं हुआ है, लागू पड़ती वसेक की रकम जोड़कर खरीद बही तैयार कीजिए। यानी आपको वसेक की रकम यानी जीएसटी की रकम के साथ इंक्लूड करके आपको सवाल को हल करना है। सबसे पहले कॉलम समझते हैं, इसके अंदर खाते कैसे बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक खाते तैयार किए। इसके अंदर श्री अभिषेक स्टोर्स की खरीद बही, व्यापारी का नाम, तारीख जैसे हम बनाते हैं तो उस तरह से, व्यापारी का नाम जिससे माल खरीदेंगे, व्यापारी का नाम, माल आता है, आवक बिल नंबर और खाता पृष्ठ नंबर कॉमन हो गया। अब यहाँ से चेंज हो रहा है, देखिए। अब यहाँ पर देखिए माल की शुद्ध रकम यानी व्यापारी बट्टा घटाने के बाद की रकम वो लिखेंगे। उसके बाद रेलवे नूर है उसको लिखेंगे, मजदूरी लिखेंगे, और फिर उसके बाद है अंतर राज्य पूर्ति, यानी अगर एक ही राज्य में, संबंधित राज्य में ही लेन देन हुआ है तो फिर हमको उसमें CGST केंद्र सरकार की GST और राज्य सरकार की GST SGST दोनों गिनना पड़ेगा। 6%, 6%, ध्यान रखना इसको, क्योंकि 12% है टोटल। और अगर राज्य के बाहर माल की खरीदी हुई है तो अंतर राज्य पूर्ति का कॉलम बनेगा, उसमें अंतर राज्य पूर्ति के अंदर IGST इंटीग्रेटेड GST लगेगी जो 12% होगी। तो आपको ध्यान में आ गया, ये 6% हमको गिनना है यहाँ पर, 6% सवाल के अनुसार यहाँ भी 6% है और ये 12% है, यानी यहाँ जो भी है उसका आधा आधा कर लेने का यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको खाली जानकारी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, और इस रकम का कॉलम कुल उसके बाद आ जाएगा। तो ऐसा कॉलम बनेगा। कॉलम आपके थोड़े छोटे बन जाएंगे इसके अंदर, तो जो जैसे बिल नंबर है, खाता पे से थोड़े छोटे कर देने कॉलम इसके, तो इस तरह से आप बनाओगे तो एडजस्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो अब देखते हैं अपने प्रश्न को। तो यहाँ देखिए सबसे पहला व्यवहार है 2019 अप्रैल का है, 1 तारीख को। इसमें शाहरुख के पास से 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, मजदूरी 2,000 और रेलवे नूर 5,000 उनके बिल 51 में दर्शाया हुआ है। अब यहाँ खरीदी हुई है 50,000 की, तो शुद्ध कीमत कैसे निकालेंगे, जैसे हम बार बार निकाल रहे हैं। 50,000 में 10% माइनस करेंगे, तो 50,000 का 10% हुआ 5,000, और 50,000 में 5,000 के बाद कितना बचा, 45,000, 45। तो 45,000 ये इसकी शुद्ध कीमत हो जाएगी। और फिर मजदूरी है 2,000 और रेलवे नूर है 5,000। तो पहले हम इसकी रकम लिख लेते हैं। देखिए शाहरुख खाते उधार व्यवहार इसके अंदर है, शुद्ध रकम इसमें हम कितना बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं शुद्ध रकम 45,000 शुद्ध रकम व्यापारी बट्टा घटाने के बाद। उसके बाद है रेलवे नूर, तो रेलवे नूर कितना है इसके अंदर 5,000 रेलवे नूर है, और मजदूरी है 2,000। अब आपको समझना है कि यहाँ पर ये राज्य के अंदर का व्यवहार है, तो यानी अंतर राज्य पूर्ति का व्यवहार है ये, ठीक है, अपने ही राज्य में हुआ है। तो 2 GST गिनना है आपको, एक CGST केंद्र की और SGST राज्य की। कितना % गिनना है, 6% गिनना है। अब GST कैसे गिनना है वो समझ लीजिए। जब भी GST गिनना है आपको, तो देखिए शुद्ध रकम प्लस रेलवे नूर और प्लस मजदूरी, ये तीनों को जोड़ लेना है पहले। तो 45,000 और 5,000 कितना हो गया, 50,000, और 50,000 में 2,000 जोड़ो कितना हो गया, 52,000 हो गया। तो ये 52,000 की रकम हुई, तीनों मिला के कितना हुआ, 52,000। अब 52,000 का 6% करोगे, 52,000 गुणे 6/100 करोगे, तो 6% करोगे तो कितना आएगा, 3120 आएगा, 3120। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो भी रकम यहाँ दिया हुआ है, शुद्ध रकम, रेलवे नूर, मजदूरी, इनको जोड़ लेना है, उसके बाद आपको GST गिनना है। तो इसके बाद हम GST गिन रहे हैं, तो 52,000 हुआ, 52,000 का 6% किया तो ये, और फिर 6% करना है, तो वही रकम आएगी, फिर से रिपीट होगी,
तो 3120। और IGST यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ये हमारे राज्य के अंदर का व्यवहार है। और इस तरह इसका टोटल करेंगे तो 58,240, 58,240। ये अब पहला व्यवहार आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा व्यवहार इसके अंदर। दूसरा व्यवहार है 5 तारीख को दीपिका के पास से 30,000 का माल 5% व्यापारी भट्टा से खरीदा। मजदूरी के 500, रेलवे नूर के 600 के साथ कुल रकम रोकड़ से तत्काल ही चुका दी। यहाँ तुरंत पेमेंट हो गया रोकड़, तो ये रोकड़ व्यवहार हो गया। इसका लेखा हम खरीद बिक्री में नहीं करेंगे। 20 तारीख 40,000 का माल मुंबई, देखिए राज्य के बाहर, तो राज्य के बाहर का व्यवहार है ये, मुंबई महाराष्ट्र का व्यवहार है। तो यहाँ पर कौन सा GST लगेगा? IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड GST लगेगा। यहाँ पर CGST SGST नहीं लगेगा, तो यानी सीधा 12%। तो 40,000 का माल मुंबई के अमिताभ के पास से 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, जिसमें मजदूरी 1,000, रेलवे नूर 2,500 के साथ बिल नंबर 251 मिला। अमिताभ को आधी रकम तुरंत चुका दिया, तो आधी चुका है तो अंशतः भुगतान हुआ। तो हम पूरी रकम को का लेखा इसमें बताएंगे, जैसे हम पिछले सवालों में बता रहे हैं। तो देखिए 20 तारीख को, तो 20 तारीख को यहाँ लिखेंगे अमिताभ खाते। सबसे पहले यहाँ पर 40,000 का 10% करेंगे, तो 40,000 का 10% 4,000 हुआ, और घटा के कितना बचेगा? 36,000। 40,000 माइनस 4,000, 36,000, तो 36,000 ये हो गया। उसके बाद है इसमें रेलवे नूर, तो रेलवे नूर 2,500 है, 2,500 रेलवे नूर हो गया। और उसके बाद इसमें मजदूरी 1,000, मजदूरी हुआ 1,000। तो अब यहाँ पर ये हमारा जो है माल की विगत हो गई, शुद्ध रकम, रेलवे नूर, मजदूरी। अब उसके बाद GST कौन सी है? राज्य के बाहर की है, तो यानी CGST GST नहीं लगेगी। तब क्या लगेगी? IGST लगेगी। और IGST कितना होता है? 12% होता है। किसका निकालेंगे? इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 36,000 और एक 37,000 और 2 38,000, 38,500 हुआ। तीनों को जोड़ेंगे तो 38,500 का 12% करेंगे, तो एक मिनट 36 और एक 37, 2 39 हो गया, सॉरी 39,500 हुआ, 39। तो 39,500 का यहाँ 12% करेंगे इसमें, तो ये 12% आएगा 47,40। कैलकुलेटर से कितना है आपको? 47,40। ये देखिए 12%, किसका 12%? इन तीनों रकम को जोड़ दिया और 39,500 आया, उसका 12% इतना आ गया। और ये राज्य के बाहर का है, इसलिए हमने इस पर IGST लगाया। और अब इन रकमों को हम जोड़ देंगे तो 44,240 टोटल आएगा, 44,240। तो इस तरह से ये दूसरा व्यवहार हो गया। अब देखते हैं उसके बाद किताब में अगला व्यवहार है 25 तारीख को 35,000 का एक यंत्र 1 मास की साख पर पूजा के पास से खरीदा। यंत्र लाने की मजदूरी 2,000 रोकड़ चुकाई। तो यहाँ पर ये 35,000 का यंत्र साख पर खरीदा, लेकिन यंत्र क्या है? संपत्ति है। तो संपत्ति खरीदे का लेखा हम खरीद बिक्री में नहीं करते हैं, इसलिए इसका लेखा यहाँ पर नहीं होगा। फिर उसके बाद 30 तारीख अनुष्का के पास से 25,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से और 5% रोकड़ भट्टा से खरीदा। बिल नंबर 44 मिला और रेलवे नूर 500 दर्शाया हुआ है। तो अब यहाँ पर साख का व्यवहार है। रोकड़ भट्टा आपको ध्यान रखना है कि रोकड़ भट्टा हमेशा रोकड़ भुगतान पे ही करता है। तो और वैसे भी हम खरीद बिक्री में रोकड़ व्यवहार बताने वाले नहीं हैं, उधार व्यवहार ही आएगा इसके अंदर, इसलिए रोकड़ भट्टा कभी यहाँ माइनस होने वाला नहीं है। खाली कौन सा भट्टा माइनस होगा यहाँ पर? व्यापारी भट्टा। तो 25,000 का हम व्यापारी भट्टा गिनेंगे, 10%, तो कितना आएगा? 2,500, और 25,000 में 2,500 जाएगा तो कितना बचेगा? 22,500। तो माल की शुद्ध कीमत होगी। अब इसकी रकम इस तरह लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखिए हम 30 तारीख को अनुष्का खाते बिल नंबर 44, शुद्ध रकम हुआ 22,500, 22,500 शुद्ध रकम हुआ। और रेलवे नूर खाली इसमें दिया है 500, और मजदूरी यहाँ नहीं दिया है। और उसके बाद इसमें अब यहाँ भी हमको जो है राज्य के बाहर का इसमें जो है गिनती कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि राज्य के अंदर के बारे में नहीं बताया, आंतरिक नहीं है, तो उसको डैश कर देंगे। और राज्य के बाहर के लिए हम IGST गिनेंगे, और IGST को कितना गिनना? 12%। किसका गिनेंगे? 22,500 और प्लस 500 दोनों मिला कितना हो गया? 23,000 हो गया। तो 23,000 का 12% गिनेंगे
तो 2,760 रुपये आया। तो ये हुआ IGST राज्य के बाहर का। तो अब इसको हम करें मतलब जोड़ेंगे तो ये रकम तीनों को जोड़ करके होगा 25,760, 25,760। और अब ये कंप्लीट हो गया तो इसके ऊपर से अब कुल रकम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कुल रकम तो यहाँ पर शुद्ध रकम का टोटल करेंगे 1,03,500, 1,03,500। और रेलवे नूर का टोटल करेंगे तो 8,000 आता है रेलवे नूर का टोटल, 5,000, 2,500, 500। और मजदूरी का टोटल करेंगे तो 2,000, 1,000 कितना हो गया, 3,000 हो गया। उसके बाद CGST का टोटल करेंगे केंद्र सरकार की, तो एक ही रकम है 3120। और SGST राज्य सरकार की, वो भी 3120। और IGST का टोटल करेंगे तो दो रकम इसमें है 4740 और 2760, दोनों जोड़ देंगे तो 7,500। और उसके बाद टोटल तीनों रकम को जोड़ेंगे तो 1,28,240, 1,28,240। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टोटल हो गया इसके अंदर कंप्लीट। तो ये देखिए आपका जो है खर्च खानों वाली ये खरीद भाई इस तरह से आपको तैयार करना है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर देना है इसको। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में हम खरीद बही के बारे में देखे, और अगले वीडियो में हम बिक्री बही के बारे में इसी तरह से व्यवहार समझेंगे। और आपको इन प्रश्नों को समझ करके अच्छी तरह से, और उसके बाद आपको हल करके चेक करना है तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। धन्यवाद। अब आगे हम देखते हैं बिक्री बही। बिक्री बही को उधार बही कहा जाता है, सेल्स बुक। तो खरीद बही में हमने 3 प्रकार का देखा, सादी खरीद बही, वस्तु खानों वाली, खर्च खानों वाली। अब उस तरह से बिक्री बही भी है। आपको खरीद बही में समझ में आया है तो बिक्री बही आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसमें भी वही नियम देखना है जरा। माल के उधार विक्रय का ही लेखा के इसमें किया जाता है। बिक्री बही को उधार बही भी कहा जाता है। रोकड़ बिक्री या संपत्ति बिक्री का व्यवहार नहीं लिखा जाता है, जैसे खरीदी में नहीं होता था वैसे यहाँ में नहीं लिखा जाएगा। अंशतः रोकड़ और साख का व्यवहार संपूर्ण साख व्यवहार मानकर किया जाता है, यानी अंशतः भुगतान हो गया है, अंशतः प्राप्ति हो गई है तो हमको पूरा साख ही गिनने का, उसमें माइनस नहीं करने का था। फिर माल की उधार बिक्री शुद्ध रकम से लिखी जाती है, अर्थात शुद्ध रकम को क्या कहेंगे, बिक्री कीमत माइनस व्यापारी बट्टा। जैसे वहाँ खरीद में से व्यापारी बट्टा माइनस करते थे वैसे यहाँ बिक्री में से व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं साधारण बिक्री बही। जैसे हमने बनाया था साधारण खरीद बही, उसी तरह से यहाँ बनेगा साधारण बिक्री बही। तो साधारण बिक्री बही का कॉलम देख लीजिए जरा किस तरह से बनता है। तो उसी तरह से बनेगा, यहाँ खाली टाइटल चेंज हो जाएंगे। व्यापारी का नाम है श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स की बही। तो कौन सी बही, बिक्री बही। उसमें पहला कॉलम तारीख का, जैसे खरीद बही में बनता था। और वहाँ पर हम लिखते थे व्यापारी का नाम, क्योंकि हम माल व्यापारी से खरीदते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राहक का नाम, क्योंकि माल हम किसको बेचेंगे, अपने ग्राहक को बेचेंगे, इसलिए यहाँ ग्राहक का नाम आएगा। फिर आएगा जावक बिल नंबर, और उसके बाद आता है खाता पृष्ठ नंबर। ये कॉलम, वहाँ पर आवक बिल नंबर था क्योंकि माल आता है, यहाँ पर माल जाएगा तो जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ नंबर और रकम, ये कॉलम आपको बनेगा। और अब देखते हैं प्रश्न हमने स्वाध्याय में। तो स्वाध्याय में आपके प्रश्न नंबर है 7। तो 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स के जो लोहे के व्यापारी हैं उनकी बही में बिक्री बही तैयार कीजिए। 2015 वर्ष का व्यवहार है, जून महीने का है, 1 तारीख को। नेहा को 20,000 का माल, यहाँ पर दिया है, नेहा को 20,000 का माल 3 मास की साख पर बेचा, और बिल नंबर कितना बताया इसके अंदर, 80। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है। तो अब यहाँ ये व्यवहार उधार व्यवहार माना जाएगा, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। इसकी एंट्री देखो यहाँ पर जून 1 नेहा खाते, और यहाँ पर माल की कीमत हम बताएंगे 20,000, क्योंकि यहाँ कुछ बट्टा वगैरह नहीं है तो माल की कीमत हो गई 20,000। अब आपको खरीद बही के आधार पर ही उसी तरह से गिनते जाना है, व्यवहार को करते जाना है। फिर देखिए 8 तारीख को है, विधि स्टोर्स को 10,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, मजदूरी 400 के सहित बिल नंबर 85 भेज दिया। तो यहाँ पर मजदूरी भी इसमें आपको ऐड कर देना है इसके अंदर। तो यहाँ पर व्यापारी बट्टा है, ध्यान रखना है आपको। शुद्ध रकम कैसे निकालोगे, 10,000 का 5% करोगे 500 आएगा, और 10,000 में 500 निकालोगे तो कितना होगा, 9,500 बचेगा। तो शुद्ध रकम हुई 9,500।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए विधि स्टोर्स खाते, यहाँ पर माल की कीमत बनी, शुद्ध रकम आई 9,500 व्यापारी पट्टा घटा के, और उसमें मजदूरी के 400 रुपये हम जोड़ देंगे, 400 रुपया मजदूरी चढ़ा देंगे इसके अंदर, ये हो गया। अब ये रकम हो गई 9,900, तो यहाँ पर हम बताएंगे रकम 9,900। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए, अगला व्यवहार है 12 तारीख का। 12 तारीख को है 15,000 के माल का विक्रय किया। तो यहाँ पर 15,000 के माल का विक्रय किया, तो यहाँ किसको बेचा उसका नाम नहीं है, तो ये व्यवहार रोकड़ हो गया, और रोकड़ व्यवहार का लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। 15 तारीख 10,000 का यंत्र क्रीमा को 3,000 में बेचा। व्यवहार तो उधार है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यंत्र क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति की बिक्री का लेखा यहाँ नहीं होता, जैसे खरीदी का लेखा नहीं होता उस तरह से। 23 तारीख शिमोली को 15,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा, और शिमोली ने 50% रकम तुरंत चुका दी, बिल नंबर 90। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है 50% रकम चुकाया, पूरा नहीं चुकाया गया है, तो हमको उसको पूरा का पूरा साख का व्यवहार मान लेना है। अब माल की शुद्ध रकम देखिए, 15,000 का माल है, 10% व्यापारी भट्टा माइनस होगा, तो 1,500 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें 13,500। 15,000 माइनस 1,500 बराबर 13,500 इसका जो है शुद्ध रकम आएगी। तो देखिए 23 तारीख को शिमोली खाते, और माल की कीमत कितना बताएंगे हम, 13,500, यानी व्यापारी भट्टा माइनस करने के बाद की कीमत। फिर आगे देखिए, उसके बाद है अगला व्यवहार 28 तारीख को रिद्धि को 20,000 का माल विक्रय किया, 10% रोकड़ भट्टा से नगद से। तो यहाँ पर नगद भुगतान हो गया है, प्राप्ति हो गई है, तो फिर ये रोकड़ व्यवहार का लेखा हम नहीं करेंगे। 29 तारीख मीत के पास से 15,000 का माल भेजने का आदेश मिला, ऑर्डर मिला है, बिन आर्थिक व्यवहार है, इसका लेखा नहीं करेंगे। 30 तारीख व्रज को 30,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा, बिल नंबर 95। अब यहाँ भी देखिए उधार व्यवहार है, शुद्ध रकम कैसे निकालोगे, 30,000 का 10% करोगे 3,000 आएगा, और 30,000 में 3,000 माइनस करोगे कितना आएगा, 27,000 आएगा। तो ये 27,000 का व्यवहार शुद्ध रकम होगा। यहाँ देखिए व्रज खाते, बिल नंबर 95, और माल की शुद्ध रकम कितनी आई, 27,000 आई, व्यापारी भट्टा काट के हो गया। उसके बाद टोटल कर देंगे, तो टोटल करेंगे कुल का इसका, तो आएगा 70,400। 70,400, ये देखिए आपका सवाल, यानी कि साधारण खरीद भई हो, साधारण बिक्री भई हो, तो एकदम सिंपल है। तो इस तरह से आपने नियम के अनुसार बिक्री को एंट्री करके कुल योग कर लेंगे, तो कुल उधार बिक्री आ जाएगी। अब देखते हैं दूसरा टाइप इसमें है माल के प्रकार के अनुसार खानों वाली बिक्री भई। जैसे हमने खानों वाली खरीद भई बनाया था, वैसे ही खानों वाली बिक्री भई इसके अंदर बनाना है आपको। अब खानों वाली बिक्री भई बनाने के लिए उसका आप देखिए यहाँ पर खाने किस तरह बनेंगे इसके अंदर। तो अपने किताब में प्रश्न नंबर 8 है, तो 8वें प्रश्न में देखिए यहाँ दिया गया है, नीचे के दिए गए व्यवहारों पर से नितिन स्टोर्स जो कपड़ा का व्यापारी है उसकी खानों वाली बिक्री भई आपको तैयार करने को बोला गया है। और इसके अंदर वस्तु में कौन कौन सी वस्तु इसमें बताए हैं, सूती, खादी और रेशम, किस तरह से वस्तु के खाने इसके बताने हैं आपको। तो इतने कॉलम आपके इसमें साथ साथ में बनाने पड़ेंगे वस्तु के अलग अलग। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 2015 मई का व्यवहार है, तो हमने देखो इस तरह से बनाया। तारीख ग्राहक का नाम जैसे बनाए, क्योंकि बिक्री भई में ग्राहक का नाम आता है, जावक बिल नंबर आता है, खाता पेश कॉमन हो गया। रकम में कुल रकम तो रहेगा ही, और अपने यहाँ पर वस्तु 3 है, सूती, खादी, रेशम, तो हमने 3 कॉलम एक्स्ट्रा बना दिए, और इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब देखते हैं 1 तारीख को जानकी स्टोर्स को 100 मीटर सूती कपड़ा प्रति मीटर 40 के भाव से, 200 मीटर खादी प्रति मीटर 20 के भाव से, 50 मीटर रेशम प्रति मीटर 200 के भाव से 10% व्यापारी भट्टा से बेचा। साख की मुद्दत 3 मास है, बिल नंबर 125। देखिए तीनों वस्तुओं पर आपको 10% माइनस करना है। तो जैसे हमने टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का खरीद वही बनाए थे, वैसे यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सूती कपड़ा 100 मीटर है, तो इसका भाव 40 रुपया, तो 100 गुणे 40 4,000 हो गया। फिर 200 गुणे 20 4,000 हो गया, और फिर 200 गुणे 50 10,000 हो गया। तो गुणा करके और बट्टा करके निकाल लेंगे इसको अंदर। तो अब इसमें जैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ देखिए जैसे हमने गणना कर लिया, यहाँ पर एक सूती में 100 मीटर इसमें और 40 का भाव है,
तो यहाँ पर 4,000 हुआ और 4,000 का 10% 400 माइनस किया तो 3,600 आया। उसी तरह खादी में 220 के भाव का है, 4,000 आया, 10% माइनस किया 3,600 आया। रेशम 50 के भाव से है और अरे 50 मीटर है, 200 के भाव से है, 10,000 हुआ और 10,000 का 10% 1,000 माइनस किया 9,000 है। तो 3,600 3,600 9,000। यहाँ सूती में 3,600 और खादी में 3,600 और रेशम में 9। आप भी ऐसा गणना करके अलग से और इसको फिर बाद में रकम उतार सकते हैं इसके अंदर। और अब इनको जोड़ देंगे तीनों रकम को तो 16,200 16,200। तो टोटल खरीदी हो गई 16,200 की। फिर उसके बाद देखते हैं प्रश्न में, उसके बाद आता है 8 तारीख को। तो 8 तारीख को यहाँ पर दिया है गोपी ट्रेडर्स को 200 मीटर सूती कपड़ा 60 के भाव से, 80 मीटर रेशम प्रति मीटर 190 के भाव से 10% व्यापारी भट्टा से बेचा 2 मास की साख पर और बिल नंबर 126। गोपी ने तुरंत आधी रकम चुका दी। अब आधी रकम चुकाई गई है तो हमको पूरा साख का व्यवहार गिनना है, इसको पूरी रकम से एंट्री करना है और यहाँ पर जो 2 वस्तु है उसकी गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 8 तारीख को गोपी के लिए देखिए, यहाँ पर सूती में 200 मीटर 60 के भाव से 12,000 हुआ, 10% माइनस किए 10,800 हुआ। तो सूती में हम लिखेंगे 10,800 10,800। उसके बाद देखिए खादी में तो यहाँ पर खरीदा नहीं गया है तो खादी में नील कर देंगे। और उसके बाद रेशम में, रेशम है 80 मीटर और 80 मीटर का जो इसका भाव दिया है रेशम का उसमें गुणा कर देंगे जो है 190। तो 190 के यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हुआ 15,200। 10% 15,20 और घटाएंगे तो बचेगा 13,680। तो 13,680 680। इस तरह से 2 वस्तु इसमें है और दोनों को जोड़ देंगे इसके अंदर तो दोनों को जोड़ने पर आएगा 24,480 24,480। और उसके बाद अब अगला व्यवहार देखते हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को यहाँ पर निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी में से 100 मीटर खादी, 50 मीटर रेशम 40 के और 200 के भाव से और उसके बाद है बेचा। निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी 10% व्यापारी बट्टा 10% रोकड़ बट्टा से रकम चेक से तुरंत ही चुका दिया। तो तुरंत चुका दिया यानी रोकड़ हो गया, इसका व्यवहार का लेखा हम नहीं करेंगे। 20 तारीख प्रीति स्टोर्स ने 40 मीटर खादी, 60 मीटर सूती, 100 मीटर रेशम कपड़ा भेजने का आदेश दिया, ऑर्डर दिया है, बिना आर्थिक है, इसका लेखा नहीं करेंगे। आगे 22 तारीख को प्रीति स्टोर्स को बिल नंबर 128, ये जो इसने ऑर्डर दिया था उसको हम माल बेच रहे हैं। अब कौन सी तारीख को बेच रहे हैं? 22 तारीख को। तो प्रीति स्टोर्स को बिल नंबर 128 से आदेशानुसार माल क्रमशः 30 रुपया, 30 रुपया किसका भाव है? खादी का भाव है। सूती का भाव कितना है? 50 और उसके बाद रेशम का भाव कितना है? 220। भाव को क्रमशः गिनना है आपको। तो इस भाव से 10% व्यापारी बट्टा से भेज दिया। गिनती देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसके अंदर देखिए 22 तारीख को इसका ऑर्डर था 60, यहाँ पर 60 मीटर का 50 के भाव का मतलब सूती का। तो 3,000 हुआ, 10% माइनस किए 2,700। तो सूती में आ गया 27, प्रीति स्टोर्स 2,700। उसके बाद खादी में इसने ऑर्डर दिया था 40 मीटर का ऑर्डर दिया था, 30 के भाव से हमने उसको भेजा। तो यानी 1,200 का माल हुआ, 10% माइनस किए 120, 1,080 हुआ 1,080। और उसके बाद रेशम का उसने ऑर्डर दिया था हमको 100 मीटर का, वो 200 भाव से हमने 220 के भाव से बेचा यानी 22,000 हुआ और 10% लेस किया उसमें से 2,200, तो 19,800 हुआ 19,800। और इस तरह से ये तीनों रकम को जोड़ देंगे तो 23,580 हुआ 23,580। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए 26 तारीख को देसाई एंड कंपनी को 15,000 का सूती कपड़ा 10% व्यापारी भट्टा से बेचा, बिल नंबर 129। अब देखो यहाँ पर सूती कपड़ा बेचा यहाँ पर देसाई एंड कंपनी को 26 तारीख को। तो इसके लिए एंट्री बताएंगे। खाली सूती कपड़े में आएगा 15,000 का 10% माइनस कर देंगे तो 1,500 घटेगा, तो 13,500 आएगा 129 नंबर बिल से। तो 26 तारीख को देसाई एंड कंपनी खाते और सूती में 13,500 और खादी और रेशम में नील कर देंगे, टोटल आएगा 13,500।
13,500। फिर उसके बाद आता है 30 तारीख को। 30 तारीख को दिया है DCM स्टोर्स को 20,000 की खादी, 5% व्यापारी बट्टा से 18% वसेक जोड़कर बिल नंबर 130 भेज दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि हमने वसेक का कॉलम यानी GST का कॉलम नहीं बनाया है। तो GST का कॉलम नहीं बनाया है तो GST की रकम हमको मुख्य रोजनामचा में लिखना पड़ेगा। यहाँ हम GST लिखने वाले नहीं हैं, यानी वो रकम कहाँ चली जाएगी, मुख्य रोजनामचा में चली जाएगी। तो इसमें हम खाली माल की कीमत यहाँ बता देंगे। तो यहाँ देखिए DCM स्टोर्स खाते यहाँ बताएंगे और DCM स्टोर्स खाते लिख करके बिल नंबर 130, बिल नंबर 130 और उसके बाद यहाँ पर रकम बताएंगे DCM स्टोर्स का। और रकम है इसके अंदर 15,000 का माल है और 10% व्यापारी बट्टा, इसके अंदर 20,000 का माल है। तो 20,000 में कितना परसेंट है, 5, यानी 1,000, यानी 19,000 का माल हुआ है। तो इस तरह से ये 19,000 यहाँ पर कमाएगी। माल की कीमत आएगी 19,000 और उसमें कोई खर्च जुड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ 19,000 बता देंगे रकम में। इसका है DCM स्टोर खादी में 19,000 और टोटल में भी कितना आ जाएगा 19,000। इस तरह से ये हो गया। अब टोटल करेंगे तो पहले इन सब रकम को टोटल कर देंगे तो 96,760 आएगा, 96,760। फिर उसके बाद एक एक एंट्री के देख लेते हैं। सूती का टोटल करेंगे यहाँ से तो 30,600 हो रहा है, यहाँ पर 30,600। और उसके बाद खादी का टोटल करते हैं 23,680 हो जाएगा, 23,680। और फिर रेशम का टोटल करेंगे 42,480, 42,480 और इस तरह इनको जोड़ेंगे तो ये रकम मिल जाएगी और ये रकम यहाँ पर टोटल हो गया है। तो इस तरह से और यहाँ पर आपको लिखना हो तो सूचना लिख सकते हैं कि GST की जो रकम है उसको हम रोजनामचा में दर्शाएंगे। ये खाली हमने 19,000 यहाँ दर्शाया इसलिए। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 8 पूरा हुआ। अब देखते हैं थोड़ा आगे। अब इसमें आता है माल और खर्च के खानों वाली बिक्री भई। जैसे हमने खरीद भई बनाया था खर्च खानों वाली, वैसे तो यहाँ पर माल और खर्च के खानों वाली बिक्री भई बनेगी। और इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित व्यवहारों पर से नवसारी के सचिन स्टोर्स की बही में खर्च खानों वाली बिक्री भई तैयार कीजिए। वसेक यानी GST, रेलवे नूर, मजदूरी जैसे खर्चों का समावेश है। और यहाँ देखिए कुल GST है 18%, तो 18% है तो अपने CGST, SGST 9% होगी और उसके आधार पर बिक्री भय तैयार कीजिए। और व्यवहारों में GST का समावेश नहीं हुआ है और लागू पड़ती GST को जोड़कर बिक्री भय में लिखिए, ऐसा बोला है। कॉलम देख लीजिए पहले। तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ कॉमन हो गया। और इसमें माल की शुद्ध कीमत, रेलवे नूर, मजदूरी। उसके बाद राज्य के अंदर व्यवहार हुआ है तो अंतर राज्य पूर्ति बताएंगे, जिसमें CGST और SGST। बिक्री का व्यवहार इसलिए जावक पूर्ति आएगा, यहाँ पर आवक पूर्ति नहीं आएगा। तो जावक पूर्ति CGST, जावक पूर्ति SGST। और उसके बाद अंतर राज्य है, राज्य के बाहर हुआ है तो जावक पूर्ति IGST लगेगा। यहाँ पर इसका रेट दिया है 18%, तो ये होगा 9% आधा और ये होगा 9% आधा। इस तरह से इसको हमको गिनना है। अब देखते हैं व्यवहार। इसमें सबसे पहला व्यवहार है, इसमें दिया है धोनी स्टोर्स को 60,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। और आगे दिया है रेलवे नूर का 2,000 आगे दिया इसमें और बिल नंबर है 101। तो यहाँ पर धोनी स्टोर्स का दिया हुआ है तो इसकी हम एंट्री करेंगे 60,000 का 10% यानी कि 6,000, 54,000 का माल हुआ है। तो यहाँ पर एंट्री बताएंगे, यहाँ पर धोनी स्टोर्स खाते और माल की शुद्ध रकम हुई व्यापारी बट्टा घटा के 54,000। रेलवे नूर खाली दिया हुआ है 2,000 और मजदूरी नहीं है तो डैश कर देंगे। अब देखिए 54,000 और 2,000 कितना हो गया 56,000। तो 56,000 का ये राज्य का व्यवहार है अंदर का, तो 9%, तो 9% करेंगे तो आएगा इसमें 5,040। 56,000 का कितना 9%, फिर 56,000 का फिर 9% करेंगे फिर वही रकम आएगी 5,040। और IGST इसमें लगना नहीं है
और करेंगे टोटल तो 66,080, 66,080। ठीक है। उसके बाद आता है 16 तारीख को जो व्यवहार आगे दिया है इसमें। पहले तो 10 तारीख को देख लेते हैं। गैंगटोक सिक्किम यानी राज्य के बाहर विराट स्टोर्स को 40,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से नगद से बेचा। नगद से बेचा तो नहीं, व्यवहार हमारा रोकड़ हो गया, इसका लेखा नहीं करेंगे। 16 तारीख रैना को 30,000 का माल 5% व्यापारी भट्टा से 1 मास की साख पर बेचा। 500 मजदूरी, 1,000 रेलवे नूर, बिल 110 जोड़कर बिल भेज दिया। अब यहाँ भी देखो तो रैना को 30,000 का 5%, तो 30,000 का 5% करेंगे तो 1,500 आएगा। 30,000 में 1,500 माइनस होगा तो 28,500 की शुद्ध रकम होगी। और इस तरह से ये एंट्री करेंगे 16 तारीख को। तो 16 तारीख को रैना खाते शुद्ध रकम आई 28,500, 28,500। रेलवे नूर हुआ 1,000 और मजदूरी हुई 500। अब यहाँ 28,500 और एक 29,500 और 500 जोड़ेंगे 30,000 हो गया। तो 30,000 का व्यवहार हुआ। और इसकी जो है आंतरिक जो है लगाएंगे अंतर राज्य में, तो उसका 9% करेंगे 30,000 का तो 2700 आएगा। और यहाँ भी 9% करेंगे तो फिर 2700 आएगा। और IGST नहीं होगा इसमें, और जोड़ देंगे तो 35,400, 35,400। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखते हैं इसमें। अगला व्यवहार है 16 तारीख के बाद, ये 16 तारीख के बाद है 20 तारीख। जाडेजा स्टोर्स को एक यंत्र 35,000 में बेच दिया, जिसके लिए मजदूरी के 700 चुकाए। जाडेजा स्टोर्स ने 15 दिन की रकम चुकाने की गारंटी दी। उधार व्यवहार तो है लेकिन यंत्र है। यंत्र क्या होता है? संपत्ति के लेखा हम यहाँ नहीं करते हैं। 25 तारीख जोधपुर राज्य के बाहर, जोधपुर के राजस्थान के रोहित को 25,000 का माल 5% व्यापारी भट्टा से 1 मास की साख पर बेचा। रेलवे नूर 1,000। रोहित ने कुल रकम की आधी रकम तुरंत चुका दिया, तो हमको संपूर्ण रकम उधार के रूप में गिनेंगे। और बिल नंबर 115। सबसे पहले इसमें हम 25,000 है तो 25,000 का 5% करेंगे तो 12,500 आएगा। और उसमें 1250 आएगा, उसको उसमें माइनस करेंगे तो 23,750 की शुद्ध रकम आएगी। तो इस तरह से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रोहित खाते और एक बिल नंबर 115 और शुद्ध रकम आई 23,750, 23,750, 5% बट्टा काट के। और रेलवे नूर 1,000 है, मजदूरी नहीं है। तो इस तरह से ये रकम हुई। और उसमें आपको राज्य के बाहर का है तो यहाँ पर CGST नहीं लगेगा, SGST नहीं लगेगा, खाली क्या लगेगा? IGST। कितना परसेंट आएगा? 18%। किसका आएगा? 23,750 प्लस 1,000, 24,750। तो 24,750 का 18% करेंगे तो 44,55 आएगा, 4,455। और सब जोड़ देंगे तो 29,205 हो जाएगा, 29,205 ये टोटल आ गया। फिर उसके बाद आगे गिनेंगे इसको। तो अगला व्यवहार देखिए 25 के बाद 30 तारीख है। तो 30 तारीख को इसमें दिया है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के उमेश को 15,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से 1 मास की साख पर बेचा। रेलवे नूर 1,000, बिल नंबर 118 जोड़कर भेज दिया। ये भी राज्य के बाहर का है और कोलकाता के उमेश का। तो 15,000 का 10% करेंगे तो 1,500 आएगा और घटाएंगे तो आएगा 13,500। शुद्ध रकम इसकी आएगी 13,500। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उमेश खाते, बिल नंबर 118 और यहाँ पर माल की शुद्ध रकम 13,500 आई, 13,500। और रेलवे नूर आया 1,000, मजदूरी नहीं है। और यहाँ पर भी IGST लगेगा क्योंकि राज्य के बाहर का है। अब देखिए 13,000 और 1,000 14,500 हुआ। 14,500 का 18% निकालेंगे तो 26,10 आएगा। और अब इसको जोड़ देंगे, सब टोटल रकम बताएंगे तो आएगा 17,110, 17,110 ये टोटल हो गया। और इनका टोटल करेंगे अब तो कुल योग इसका आएगा। आगे रकम एक व्यवहार और देख लेते हैं पहले इसमें। ये वाला लास्ट वाला इसका लेखा नहीं होगा, देख लीजिए खाली। युवराज के पास से 70,000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला, तो ये तो बिना आर्थिक इसका लेखा होना नहीं है। तो इसका टोटल कर देंगे सीधा। तो टोटल में ये चार रकम है 66,080, 35,400, 29,205 और 17,110।
इनका योग हो गया 1,47,795, 1,47,795, 795 इसका टोटल आ गया। फिर देखिए अब शुद्ध कीमत का रकम का टोटल करेंगे, तो फिर उसके बाद रेलवे नूर का टोटल करेंगे। रेलवे नूर का कितना हुआ टोटल इसका, तो सिंपल है 5,000 आ जाएगा रेलवे नूर का 5,000। मजदूरी का तो भाई 500 हो गया। और उसके बाद आता है CGST का। CGST का तो 2 रकम है, तो जोड़ेंगे तो 7740 हो जाएगा, 7740। और SGST का जोड़ेंगे तो दोनों समान ही रहने वाला है, तो ये भी 7740 हो जाएगा। और IGST का जोड़ेंगे तो 7,065 हो जाएगा, 7,065, ठीक है। और ये कुल शुद्ध रकम को जोड़ करके यहाँ लिख करके फिर इसका टोटल करेंगे तो रकम कितनी आएगी, 1,47,795। इस तरह से आप देखें तो इसके अंदर आपको जो है सारे व्यवहार मतलब अपने खरीद बही के 3 प्रकार की खरीद बही और 3 प्रकार की बिक्री बही, इस तरह से हमने इसके अंदर आपको समझाने का प्रयास किया पूरा। और अब आगे आप लोग जो है ये प्रश्नों को हल करके और इसके ऊपर से आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं इसमें, और इनको प्रश्न आप हल करोगे धीरे धीरे तो आपको खरीद बही बिक्री बही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगले वीडियो में हम मिक्स यानी कि खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। और तब तक आप ये वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।